मित्रों, पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान विश्व का इकलौता वह देश है जो डूबते हुए सूर्य का भी नमन करता है। यहाँ छठ पर्व में हम सब पहले डूबते हुए सूर्य का नमन करते हैं, फिर उदयमान सूर्य की आराधना करते हैं। और हम अकेले ऐसे देश हैं जो डूबते हुए सूर्य का नमन करते हैं। उगते हुए सूर्य को तो पूरी दुनिया नमन करती है। हम इस बात को पूरी तरह मानते हैं, समझते हैं, जो डूबता है वही उगता है। जिसका अस्त होता है, यहीं पर हमें यह एक संदेश देती, छठ पर्व से हमें यहीं पर संदेश मिलता है कि हमारे पूर्वजों ने डूबते हुए सूर्य का पहले नमन इस वजह से किया कि जो सूर्य आज डूबता है वही सूर्य कल उदय होता है। मित्रों, वर्तमान सत्ता डूबे हुए सूर्य को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहती है अपने उदय काल की आभा और क्षमता से। यह सर्वविदित है। और अगर सही मायने में कहा जाए तो ऐसी सोच को बालक बुद्धि ही माना जा सकता है, क्योंकि जिसे हम आज डूबा हुआ समझ रहे हैं, वह कहीं न कहीं अपनी पूर्ण आभा और क्षमता के साथ उदयमान है। हम रात और दिन के रूप में तो उसे देख लेते हैं, परिवार में, समाज में, राजनीति में, सत्ता में उसे देख नहीं पाते, लेकिन स्थिति वही होती है। कोई भी चीज गुप्त होता है, लुप्त नहीं होता है, और उसे अगर हम नष्ट करने की कोशिश करते हैं, हम जितना भी नष्ट करने की कोशिश करते हैं, वह चीज, वह शक्ति, वह सोच, वह नीति, वह कार्यनीति हमारे अंदर ही समाता चला जाता है। और यह वास्तव में दिख रहा है मित्रों। अगर हम रात और दिन से समझने की कोशिश करें तो मुझे अक्सर ऐसे बातों पर हरिवंश राय बच्चन जी की उस कविता की चरम बिंदु याद आती है, आ रही रवि की सवारी, जिसमें उन्होंने अपने अंतिम पंक्तियों में कहा है, चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी। यहाँ भिखारी बनकर जो दिख रहा है, जो रास्ते में खड़ा है, वह हमें संकेतित करता है कि आज और अभी का सूर्य शाम ढलते के साथ भिखारी के रूप में भी नहीं दिखेगा, उसका संपूर्ण रौद्र रूप अंधेरी गुफा में समा जाएगा। जो सत्ता, अगर हम सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर देखते हैं, तो जो सत्ता चली जाती है वह चली नहीं जाती, वह अपने काल में एक विचारधारा के रूप में
एक सोच के रूप में, एक कार्य की नीति के रूप में संपूर्ण साम्राज्य में समाहित रहता है। क्योंकि सत्ता कभी एक जगह केंद्रित नहीं रहता है। छोटे छोटे चक्र के रूप में छोटे छोटे सत्ताधीश होते हैं और उनकी कार्यशैली पर, उनके स्वभाव पर, उनके विचार पर, उनके दैनिक कार्य पर मुख्य सत्ता का असर होता है। बीडीओ मुखिया से लेकर प्रधानमंत्री तक सत्ता का एक विन्यास है और वह जो एक संपूर्ण टुकड़े टुकड़े में सत्ता का फैलाव है, वह सब प्रेरित मुख्य सत्ता से ही रहता है। तो जो सत्ता आज चला गया और दूसरी सत्ता जो आई, वह अपने संपूर्ण प्रभावों के साथ उन तमाम छोटे छोटे सत्ताधीशों पर को प्रभावित करती है और उस रूप में जो सत्ता आज चली गई, वह दिखे और न दिखे हमारे संपूर्ण समाज में व्याप्त रहता है। और अगर एक सत्ता उसे समाप्त करने के लिए, उस सत्ता के समाप्त करने के लिए अगर कार्य करेगा, तो उसकी संपूर्ण ऊर्जा समाज के सबसे निचली सत्ता से लेकर ऊपर तक को परिवर्तित करने में संपूर्ण ऊर्जा वहां नष्ट हो जाएगी, फिर भी संभव नहीं होगा। फिर शुरू होगा विचारधारा को परिवर्तित करने और अपने विचारधारा को में थोड़ा सा संशोधन करके उन छोटे छोटे सत्ताधीशों को अपने अनुकूल बनाने की प्रक्रिया। और यह राजनीतिक, सामाजिक, रासायनिक परिवर्तन जो होता है, मैं रासायनिक परिवर्तन इसलिए कह रहा हूं कि भौतिक परिवर्तन को अलग करने के बाद फिर उसे अलग किया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन स्वाद और रंग के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। तो यह जो रासायनिक परिवर्तन होता है, उस रूप में सत्ता एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा होता है और अस्त हो चुका, डूब चुका सत्ता इस तरीके से नष्ट करने के प्रयास करने वाले सत्ता के अंदर समाहित हो जाता है। इसे परिणति, परिणाम के रूप में अगर सीधे सीधे हम समझना चाहें तो हम देख सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में वर्तमान सत्ता यानी भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी हद तक अगर हम कहें तो उसकी कार्यशैली, उसकी नीति, इन तमाम चीज़ों को लेकर अगर देखें तो कांग्रेसीकरण हो गया है। विपक्ष द्वारा कांग्रेस की सत्ता पर सबसे बड़ा आरोप जो लगता रहा, वह यह कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की सत्ता है, परिवार की सरकार है। आज की भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप है कि यह 2 से 4 व्यक्तियों की सत्ता है। आ गए हम वही
आ गई वर्तमान सत्ता के अंदर वो पुरानी सत्ता जिसे आप ध्वस्त कर देना चाहते हैं, जिसे आप नष्ट कर देना चाहते हैं, समाप्त कर देना चाहते हैं। आप समाप्त क्यों कर देना चाहते हैं? सिर्फ इस वजह से समाप्त कर देना चाहते हैं कि सत्ता एक सीसॉ का खेल है। एक गिरता है तभी दूसरा उठता है, और दूसरा गिरता उठता है तभी पहला गिरता है। और अगर ऐसे में अस्त हो चुकी सत्ता को अगर ध्वस्त किया जाए तो हमारी सत्ता कभी जाएगी नहीं। परिवर्तन तो उसी से होनी है, हस्तांतरण तो उसी से होनी है, वो है नहीं। तो यह रावणी प्रवृत्ति है। कि जब मैं अमर नहीं हो सकता तो मेरे मारने वाला व्यक्ति वह हो जो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मनुष्य और वानर। वानर परिस्थिति ऐसी बन जाए तो यह प्रवृत्ति को छोड़नी होगी वर्तमान सत्ता को, अगर उसे अपनी विचारधारा के मुताबिक समाज में पुरानी सत्ता की कमियों को दूर कर वर्तमान सत्ता को राम राज्य की ओर ले जाना है, तो निश्चित तौर पर छठ पर्व से सीख लेते हुए अपनी संपूर्ण कार्य ऊर्जा को वर्तमान सत्ता को अपने कार्यों पर, अपने विकासों पर, देश और समाज के विकास पर लगाना होगा। क्योंकि समय कितना भी बदल जाए, विकृतियां कितनी भी हो जाए, भारत और भारतीय के अस्थि मज्जा में यह बात समाहित है कि यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान और सत्ता के उम्र मनुष्य जीवन काल से बड़ा होता है। और इसलिए अगर सबके सम्मान के साथ वर्तमान सत्ता आगे बढ़े, छठ पर्व से सीख ले, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के उस स्वर्णिम काल का स्मरण करते हुए कार्य करे कि जब वाजपेयी जी को अपने इलाज कराने का पैसा नहीं था तो बिना पूछे, बिना कहे, दबाव के साथ राजीव गांधी ने विपक्ष के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को अमेरिका भेज दिया, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। और जब कारगिल युद्ध हुआ और वही अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, अब तब के विपक्ष ने एक सीधा सीधी कह दिया कि आपसी लड़ाई अपनी जगह, कारगिल युद्ध में हम सरकार के सभी नीतियों के साथ खड़े हैं। यह स्थिति हमें बनानी होगी, वर्तमान सरकार को वह स्वर्णिम काल लाना होगा, अन्यथा आज फिर हमारा देश गठबंधन सरकार की संस्कृति की ओर बढ़ चली है। ऐसे में
अगर उस स्वर्णिम काल के को स्मरण करते हुए कार्यनीति नहीं बनाई जाएगी तो हमारे देश और समाज का बहुत नुकसान होने वाला है मित्रों। नमस्ते, जय हिंद।